अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर माहीन है। मैं यहाँ पे एज ए साइकाइट्रिस्ट साइकाइट्री क्लिनिक में काम कर रही हूँ। मेरे पास कुछ दिन पहले केस आया था जिसमें बच्ची को स्पीच डिफ़िकल्टी थी, तो मैंने सोचा कि मैं बाकी लोगों को भी स्पीच डिसऑर्डर जिन माओं को काफ़ी स्पेशली परेशानी होती है कि हमारे बच्चे सही से बोल नहीं रहे कंपैरेटिवली टू अदर चिल्ड्रन, कि बाकी बच्चे तो इस उम्र में बोलना शुरू हो गए, हमारा बच्चा थोड़ा लेट बोल रहा है या थोड़ा अड़ अड़ के बोल रहा है। तो उस स्पीच डिसऑर्डर के बारे में मैं आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। उसमें ये होता है कि कुछ बच्चे थोड़ी सी डिलेड स्पीच में आते हैं, ठीक है, वो नॉर्मली उसी के अंदर आता है, नॉर्मल स्टेजेस के अंदर आता है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो वर्ड्स को प्रोलॉन्ग कर देंगे, वर्ड्स को अड़ अड़ के बात करेंगे, रे जैसे है वो नहीं बोल सकते, लाम जैसा लफ्ज़ नहीं बोल सकते, बाज़ दफ़ा उनकी स्पीच क्लैरिटी नहीं होती है इतनी ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिंक्ड अप होती हैं। अब वो ये सब चीज़ें किससे लिंक्ड अप होती हैं? या तो मदर ने हो सकता है कि कोई सब्सटेंस अब्यूज़ किया और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर कोई और उस बच्चे के अंदर फिज़िकल इम्पेयरमेंट हो, या उसके अंदर कोई हेयरिंग लॉस हो जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो सकता है, या कोई और ऑर्गेनिक इलनेस हो सकती है, या लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। ये फिर हम आगे जाके रूल आउट करते हैं कि बेसिक मसला क्या है। यूजुअली कुछ बच्चों में सिर्फ स्पीच का प्रॉब्लम होता है, जो हम यूजुअली स्पीच थेरेपिस्ट के पास रेफ़र करके उनको स्पीच की उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कर देते हैं। अब इन बच्चे जो नॉर्मल इनकी एज के बच्चे होते हैं 5-7 ईयर्स तक जाते हैं, वो नॉर्मली फ्रेंड सर्कल भी बना लेते हैं, वो पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं। जो वो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं यूजुअली वो करते हैं। और उसके अलावा जो टास्क या जो चीज़ें जो वो घर में कर सकते हैं या वो बाहर कर सकते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं 5 साल के बच्चे, वो घर के कामों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कुछ ना कुछ। कभी कोई बच्चा पानी का ग्लास लेकर आ रहा है, कभी कोई बच्चा घर के काम कर रहा है, तो दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन और उसकी स्पीच अगर ख़राब है तो हम उसको डायरेक्टली लर्निंग डिसेबिलिटी में या किसी और इम्पेयरमेंट में नहीं डाल सकते हैं। उसकी हमें स्पीच असेस करनी है और उसके बाद हो सकता है बच्चा नॉर्मल हो, सिर्फ उसकी स्पीच में प्रॉब्लम हो, और स्पीच का हम आगे से जाके वो स्पीच के टेस्ट होते हैं, IQ टेस्ट कराते हैं, उसके बाद उसके वर्बल टेस्ट करवाते हैं, और उसके बाद फिर आगे जाके देखते हैं कि ये स्पीच का मसला बेसिकली पीछे से क्यों आ रहा है। इन बच्चों के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं उनके अंदर ये होता है कि ये बच्चे बाज़ दफ़ा जो वर्ड्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा लंबा खींचने लग जाते हैं, या बीच बीच में छोट के लफ्ज़ बोलना शुरू कर देंगे, या फिर बात करते वक्त कोई जर्की मूवमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी, या आई ब्लिंकिंग बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। अब इनको ये वाली जो सिम्टम्स आते हैं ना, जब तब पेरेंट्स परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा बात करते हुए इस तरह से बात कर रहा है, अड़ के बात कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, तब वो परेशान होकर फिर साइकाइट्रिस्ट के पास आते हैं। अब साइकाइट्रिस्ट ने देखिए इतने छोटे बच्चों में दवाइयाँ देना तो बहुत एंड वाली प्रोसीजर होता है। इनिशियली हम इनको साइकोथेरेपी के ऊपर ही डालते हैं, जिसमें सबसे पहले हम स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेजते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट उनको तरीके से बताते हैं फिर कि किस तरह से क्या करना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं और क्या करना है। हमारा जो काम है वो हमने पेरेंट्स को समझाना है, पेरेंट्स के गोल्स क्या होने चाहिए ऐसे बच्चों के साथ। सबसे पहले तो ये कि आप उसकी इलनेस नहीं है, वो उसकी डिसेबिलिटी जो है, स्पीच का जो प्रॉब्लम है, उसको आप रिकग्नाइज करें, उसको इग्नोर नहीं करें। आप समझें कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे बेटी के या मेरे बेटे के अंदर ये स्पीच का प्रॉब्लम है। छुपाएं नहीं लोगों से कि ये बच्ची मेरी। बास पेरेंट्स होते हैं वो छुपा के रखते हैं, बच्चों को बाहर नहीं निकालते कि किसी को पता नहीं चल जाए कि मेरे बच्ची के अंदर स्पीच का प्रॉब्लम है। छुपाने से और ना बताने से बेहतर है कि आप साइकाइट्रिस्ट के पास आएँ, आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएँ, वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने बच्ची से बात करें, हर चीज़ के बारे में बात करें, फैमिली डायनामिक्स के बारे में बात करें, उसके स्कूल के बारे में बात करें कि स्कूल में आज क्या हुआ, और कोशिश करें कि वो बोले पहले फिर आप बोलें, और जो अगर कहीं वो अड़ती है तो उसको पहले बोलने दिया करें, उसके बाद आप उसकी करेक्शन करें, ठीक है। इसी तरह आप स्कूल टीचर्स को भी थोड़ा बहुत एजुकेट कर दें। ऑब्वियसली स्कूल टीचर्स पेरेंट्स से ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों को डील करते हैं, क्योंकि उस बच्चे ज़्यादा टाइम स्कूल में गुजारते हैं, घर में आके तो वो खेल कूद में रहेंगे, उधर उधर रहेंगे, मदर के साथ इतना टाइम नहीं स्पेंड होता अनलेस के मदर भी होमवर्क ही करवाने के लिए बैठे। तो इसलिए पेरेंट्स को हम ये एडवाइस करते हैं कि जब आप बच्चे के साथ बैठें तो उसके साथ स्कूल की बात करें, उसके साथ गेम्स की बात करें, उसके साथ बातें करें। जितनी बातें करेंगे, जितना बच्ची आपकी बोलेगी, उतनी स्पीच क्लियर होती जाएगी, ठीक है। उसके अलावा पनिशमेंट और रिवॉर्ड वाले सिलसिले में आप पनिशमेंट वाली साइड के ऊपर मत जाएं कि तुमने आज ये लफ्ज़ सही नहीं बोला, तुमने आज ये सही लफ्ज़ लिखा नहीं है, तो इसलिए ये इस तरह मैं करूँगी। इस साइड के ऊपर ना जाएं, इस तरह बच्चा और ख़राब हो जाता है।
तो आप उसको रिवॉर्ड की तरफ लेकर आए। अगर आपने कोई चीज़ उसको एक दिन में सिखाई है, कोई स्पीच का कोई एक वर्ड उसका सही किया है, अगले 2-4 दिन वो लेगा ठीक करने में, और जब वो ठीक करेगा तो आप उसको रिवॉर्ड दें। इससे वो उसके लिए और ज़्यादा उस बायस बनेगा कि हाँ मैंने ये सही काम किया है, मेरी स्पीच सही हुई है, मैं और ट्राई करूँगी, मैं और एफर्ट करूँगी, जिसके बाद मेरे पेरेंट्स भी खुश होंगे और मेरी अपनी स्पीच भी बेहतर होगी। उसके अलावा फिर हम ये करते हैं कि हम कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस बच्चे के लिए सेट कर देते हैं। अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा आपको लगे कि आपके कंट्रोल के अंदर नहीं आ रहा है, या बाज़ बच्चे होते हैं जानबूझ के घर वालों को परेशान करने के लिए भी ऐसे करते हैं, तो उनके लिए आप स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन सेट कर देते हैं। आप एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपनी फैमिली डायनामिक्स को चलाएं, उनको समझाएं कि ये रूल्स हैं, इन रूल्स के हिसाब से हम चलेंगे और यही सब कुछ आगे चलेगा। जहाँ पे आपने थोड़ा सा भी लूप होल छोड़ा, बच्चा वहीं वापस 0 का 0 आ जाएगा। तो इसलिए आपने अपनी फैमिली के रूल सेट करने हैं। आपने अपने बच्चों को ये बताना है कि स्कूल के जो ग्रुप्स होते हैं, जो डिबेट क्लब्स होते हैं, जो भी इस तरह की बोलने वाले जो होते हैं, आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को उन ग्रुप्स के अंदर इन्वॉल्व करें। उसका फ़ायदा ये है कि बच्चे को बोलना, जितना ज़्यादा वो बोलेगा उतना ज़्यादा उसकी स्पीच की क्लैरिटी होनी शुरू हो जाएगी, उसको और लफ्ज़ समझ आने शुरू हो जाएंगे कि किस लफ्ज़ को कैसे प्रोनाउंस करना है, किस लफ्ज़ को किस तरीके से बोलना है। और सबसे आखिरी बात ये है कि आप कभी भी अपने बच्चे को डिस्करेज नहीं करें किसी भी मामले में। अगर वो कुछ गलत भी बोल रहा है, देखें दैट इज़ द पार्ट ऑफ द इलनेस, दैट इज़ द पार्ट कि वो उस बच्चे के अंदर थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट है। तो आप उसको अगर बार बार पुश करते जाएंगे कि नहीं तुम ये गलत बोल रही हो, तुम ये गलत बोल रही हो, तो बच्चा और डिसहार्ट हो जाता है और बच्चे के अंदर फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट के बाकी के जो साइकाइट्रिक इलनेसेस हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। तो ट्राई करें कि आप बच्चे को कभी भी पनिशमेंट के ऊपर ना लेके जाएं, और सेकेंडली कभी भी उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करें उसकी किसी बात के ऊपर। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पेरेंट्स को समझाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल है, या आप लोगों को लगता है कि आपके बच्चे के अंदर कोई स्पीच डेफिसिट आ रहा है, या कोई बच्चे अड़ के बात कर रहे हैं, या थोड़ा सा स्लो बात कर रहे हैं, या किसी इलोंगेटेड तरीके से बात कर रहे हैं, जर्की मूवमेंट्स आ रही है, जो मैंने आपको सिम्टम्स अभी बताए हैं, उनमें से अगर आपको कोई भी सिम्टम ऐसा लग रहा है, या बच्चा आपको लगता है कि अपनी एज के हिसाब से नहीं बोल पा रहा है या लेट बोल रहा है, तो आप हमारे क्लिनिक में तशरीफ़ लेकर आए। यहाँ पे हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं और साइकोथेरेपिस्ट भी हैं। हम उनसे डिटेल्ड एवेलुएशन करवा के और उसके हिसाब से फिर हम बच्चे को बताएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है और किस जगह पे लैंड कर रही है। उस हिसाब से फिर हम उस बच्चे को ट्रीट करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की बातें पसंद आई होंगी। अगर कोई भी सवाल हो तो आप क्लिनिक के नंबर्स पे कॉल करके या नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। शुक्रिया।